हेलो फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू आवर एथिक्स जीएस पेपर 4 क्लासेस। और जो चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 5 हमारे सिलेबस का, दैट इज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। सो फार व्हाट वी हैव कवर्ड, क्या क्या हमने कवर किया है। सो इफ दिस इज द सिलेबस फॉर जीएस स्टडीज, जनरल स्टडीज 4, दैट इज एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जनरली हम जीएस पेपर 4 के लिए कह देते हैं, बट वी नो दैट दैट इज नॉट द फुल पिक्चर हियर, राइट। सो दीज आर जस्ट दी, मतलब आप कह सकते हैं कि चैप्टर्स के इनिशियल्स हैं ना, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सो चैप्टर नंबर 1 इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, हमने कवर किया। वी कवर्ड चैप्टर नंबर 2 दैट इज एटीट्यूड, कवर्ड चैप्टर नंबर 3 एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। देन वी कवर्ड चैप्टर नंबर 4 ऑल्सो इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स अलाइड कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हमने पब्लिक ऑब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर किया। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस कवर किया। नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। सो एंड लास्टली चैप्टर नंबर 8 हम कवर करेंगे, दैट इज केस स्टडीज ऑन ऑल अबव इश्यूज। ये मैं सिलेबस आपको फिर से क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज जो चैप्टर नंबर 5 आज हमें शुरू करना है उसमें केवल यूपीएससी ने इतना लिखा है दैट कंट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, राइट, इंडिया एंड वर्ल्ड। और काफी ओपन एंडेड आप कह सकते हैं, राइट। ये चैप्टर है, दैट मीन्स यूपीएससी जो है वो कहीं से भी, इंडिया और वर्ल्ड में से, मतलब कहीं से भी किसी भी मॉरल थिंकर या फिलोसफर के ऊपर जो है वो सवाल पूछ सकता है। उनकी फिलॉसफी, उनके थॉट या वटेवर जो है वो उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, एथिक्स के साथ या गवर्नेंस के साथ जोड़कर जो है वो सवाल वो पूछ सकते हैं यहाँ से। तो काफी ब्रॉड हो जाता है, राइट। बिकॉज रेस्ट ऑफ द सिलेबस में हमें जैसे आप चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में यहाँ पर एसेंस क्या है इसकी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स क्या है इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस क्या है एंड ऑल दोज थिंग्स है ना, डिफाइंड है हमारे पास सिलेबस। एटीट्यूड में भी हमारे पास सिलेबस जो है वो डिफाइंड था और हमने इस डिफाइंड सिलेबस को जो है वो कवर किया है वर्ड बाय वर्ड, राइट, फॉर एवरी चैप्टर टिल प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। लेकिन चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड जो है वो एक बहुत ओपन एंडेड आप कह सकते हैं कि ये चैप्टर है। तो अगर हमें सही मायने में इस टॉपिक को पढ़ना हो तो भैया पूरा हमें आप मान सकते हैं कि अच्छा खासा जो है वो फिलॉसफी, पूरे टॉपिक को, पूरे फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट को जो है वो काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन गनीमत यह है कि यूपीएससी जो है वो उतना डीप में जाकर उतना ज़्यादा परेशान जो है वो एस्पायरेंट्स को नहीं कर रहा है, ठीक है, जितना किया जा सकता है, क्योंकि वो कोई भी फिलोसफर को जो है वो पूछ लेंगे और कहेंगे कि भैया हमने तो सिलेबस में मेंशन किया है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, राइट। लेकिन ऐसा आमतौर पर यूपीएससी नहीं करता है। यूपीएससी अगर किसी फिलोसफर की कोट को यूज कर रहा है, राइट, किसी मॉरल थिंकर की कोटेशन को यूज कर रहा है, तो आमतौर पर वो हैवी वेट मॉरल थिंकर्स होते हैं, लाइक कांट हो गया, जेएस मिल है, महात्मा गांधी है, या गीता में से कोट्स उठा लिए, जो कि वेल नोन है, जिन्हें स्टूडेंट्स आमतौर पर पढ़ते भी हैं अच्छे से। तो कुछ ज्यादा हरकत, ज्यादा शरारत जो है वो यूपीएससी वहां पर नहीं कर रहा है। और हमारी कोशिश वैसे तो ये रहेगी कि हम थोड़ा सा डीप में जाकर समझें ज्यादा से ज्यादा चीजों को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे भी इसके बाद वहां पर हम देखेंगे, विल डिस्कस कि भैया देखिए कितनी डेप्थ में जाकर जो है वो यूपीएससी यहां पर पूछ रहा है, कितनी डेप्थ में यूपीएससी नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाता है, राइट, कि यूपीएससी जिस लेवल पर क्वेश्चंस पूछ रहा है इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, और जितना जो है वो ओपन एंडेड ये मतलब सिलेबस में मेंशन्ड है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। आप समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाहता हूं? बहुत डीप, बहुत गहराई में घुसकर जो है वो यूपीएससी पूछ सकता है सवाल, लेकिन इतनी गहराई में जाकर नहीं पूछ रहा है। बट स्टिल हमारी कोशिश रहेगी कि हम अच्छे से जो है वो पढ़ें ज्यादातर मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स को फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड।
सो दैट इज ब्रिंग्स अस टू द टॉपिक कि क्या है भैया कंट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडियन वर्ल्ड। आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? तो इन टुडेज सेशन आई विल जस्ट provide you a basic understanding of what philosophy is. Philosophy as a subject क्या है, उसकी branches क्या है, philosophy क्या है and what are the branches of philosophy. आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, philosophy काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैंने आप लोगों को कहा भी है पहले, कई बार मैं स्टूडेंट्स को कहता भी हूँ, पर्सनली भी कई बार मैंने स्टूडेंट्स को कहा है कि जीवन में एक काम जो है वो ज़रूर करना है एक लेवल पर पहुँचने के बाद, जब भी आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर कर लें, यानी कि लेवल 1 लेवल 2 आपका जब सिक्योर हो जाए, याद है आप लोगों को मैस्लोस लेवल्स ऑफ नीड, राइट? तो उसके बाद फिलॉसफी जो है वो आप एक बार एज अ मतलब सब्जेक्ट जो है वो पढ़ें ज़रूर, उसे एकेडमिक पर्पस के लिए नहीं, अपने लिए जो है वो आप एक बार फिलॉसफी को ज़रूर पढ़ें। और एथिक्स जीएस पेपर 4 के लिए जितना फिलॉसफी पढ़ना ज़रूरी है वो तो मैं आपको करवाऊंगा ही, ठीक है? तो यहां से आपको एक ठीक ठाक बेसिस मिल जाएगा, जिस बेसिस पर आप जो है फर्दर रीडिंग्स कर सकते हैं आफ्टर आप एग्जामिनेशंस जो हैं वो सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करके कुछ बन जाएं, उसके बाद आप अपने समय में पढ़ सकते हैं फिलॉसफी सब्जेक्ट को, और पढ़ना ही चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग है। तो क्या है फिलॉसफी में? व्हाट इज फिलॉसफी? सो फिलॉसफी इज अ सब्जेक्ट दैट आंसर्स सर्टेन क्वेश्चंस। सो व्हाट आर दोस क्वेश्चंस? आमतौर पर क्या किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमें देखने को, समझने को, सुनने को मिलते हैं, या अभी तक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भैया किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट जो है वो हमारे किस तरह के क्वेश्चंस के जवाब जो है वो देने की कोशिश करता है? तो आपके मन में सवाल आते होंगे जैसे कि भैया डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, राइट? जब भी फिलॉसफी की बात आती है तो सबसे पहला बेसिक सवाल यही आता है कि भैया गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं? ये यूनिवर्स कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, हमारे इस जीवन का मतलब क्या है, क्यों जिंदा है हम, क्यों जी रहे हैं हम, जीवन का मूल्य क्या है, जीवन की क्या, जीने का रीजन क्या है, पर्पस क्या है लाइफ का, हम जिंदा हैं या नहीं है, हम जाग रहे हैं या नहीं है, राइट? इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये सभी जो है वो फिलॉसफी में आंसर किए गए हैं। फिलॉसफी सब्जेक्ट के अंदर जो है वो आप इन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, लेकिन क्या इन सवालों के आपको कंक्रीट जवाब मिलेंगे? क्या आप ये पूरा फिलॉसफी 15, 17, 18, 21 सेशंस जो हैं वो हम पढ़ेंगे फिलॉसफी इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर। सो इन सभी ये डिफरेंट मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स को पढ़ने के बाद क्या आपके पास जवाब आएगा, मिलेगा आपको जवाब इन सभी क्वेश्चंस का कि क्या सोल एग्जिस्ट करती है या नहीं, क्या मरने के बाद भी कोई जीवन होता है या नहीं, क्या रीबर्थ है या नहीं है, ये यूनिवर्स जो है वो क्यों बना, कैसे बना, राइट? देखिए, फिलॉसफी और साइंस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनके अप्रोचेस डिफरेंट है। फिलॉसफी में ज्यादा डिस्कोर्स चलता है, डिबेट्स चलती हैं, उनके माध्यम से कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश की जाती है। एंड साइंस की अप्रोच अलग है, उनकी थोड़ी सी एनालिसिस करने वाली अप्रोच है, वो एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और फिर उन कंक्लूजन्स पर पीयर रिव्यू होता है और फिर उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, और वो तब तक एक्सेप्टेड रहते हैं जब तक कोई नया कुछ ना निकल आए, कोई बेटर रिसर्च ना आ जाए। वेयरएज फिलॉसफी जो है वो ज्यादातर डिस्कोर्स के बेसिस पर चलती है, डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बेसिस पर चलती है, राइट? लेकिन दोनों ही ढूंढ रहे हैं सिमिलर सवालों के जवाब कि भैया ये यूनिवर्स कैसे बना, किसने बनाया, कहां से बना, क्यों बनाया, हम कौन हैं, कहां से आए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। खैर, जीवन का लक्ष्य क्या है ये तो थोड़ा सा फिलॉसफी की तरफ जो है वो ज्यादा झुक जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस।
तो माई पॉइंट हियर इज कि फिलॉसफी विल नॉट प्रोवाइड अस कंक्रीट आंसर्स। फिलॉसफी में हमारे पास कोई कंक्रीट आंसर्स नहीं मिलेंगे। फिलॉसफी या जीएस पेपर 4 जब हम पढ़ेंगे, जीएस पेपर 4 के लिए चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, मतलब अब सीरीज ऑफ सेशंस में जब मैं ये सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगा अंडर दिस चैप्टर, what you will have is answers of different philosophers कि does God exist or not। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, God exist करता है yes or no, राइट। हमारे पास इस सवाल का कंक्रीट जवाब नहीं मिलेगा। Philosophy does not provide us concrete answers, no concrete answer. It gives us answers of other philosophers to the same fundamental questions. We will get conclusions कि भैया वेस्टर्न फिलोसफीज में डिफरेंट फिलोसफर्स जो है वो क्या जवाब देते हैं इस सवाल का, that does God exist or not। इंडियन फिलोसफीज में डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट जो है वो हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है, ऑर्थोडॉक्स में भी सांख्या क्या बोलता है, योग क्या बोलता है, मीमांसा क्या बोलता है, विशेषक क्या बोलता है, मतलब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स का क्या जवाब है इस सेम सवाल के लिए। वी विल गेट दैट दोज आंसर्स, वी विल नॉट गेट अ कंक्रीट आंसर दैट गॉड एग्जिस्ट्स और नॉट। We will get answers of different philosophers, right? और फिर उसके बेसिस पर आप अगर चाहें तो अपनी तरफ से आप जो है वो किसी भी फिलॉसफी को फॉलो कर सकते हैं, राइट? तो स्टिल अगर आप मुझसे पूछें कि सर क्या मतलब, क्या डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, इस सवाल का अगर अभी इस समय, मतलब अभी तक हमने शुरू नहीं किया, अभी तो जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सो डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, क्या इस सवाल का जवाब है हमारे पास, या मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा क्रेडिबल जवाब किसी फिलोसफर ने दिया है, किसी थिंकर ने दिया है, तो हम यहां पर कांट की बात कर सकते हैं। कांट यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग आंसर देते हैं फॉर सच क्वेश्चंस। एंड कांट ने ऑलमोस्ट सभी तरह की डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स related to pertaining to the same question, right, that God exists or not, to these different objective questions, और उसमें से एक ही सवाल है कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। इसके लिए कांट ने ये एक जवाब दिया है कि मेजॉरिटी उसने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, चाहे वो रिलीजियस हो, ऑर्थोडॉक्स हो, वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो, जो भी है, उनको रिफ्यूट करते हुए ये कहा है कि दैट आई डोंट नो। सिंपल उसने कहा है दैट आई डोंट नो, भाई मुझे नहीं पता, एंड आई कैन नॉट नो, ना मुझे पता है और ना मैं जान सकता हूं। वहीं वो कहता है कि दैट यू ऑल्सो डोंट नो, एंड एट द सेम टाइम यू कैन नॉट नो। ना मुझे पता है, ना मैं जान सकता हूं, ना तुम्हें पता है, ना तुम जान सकते हो। इस तरह का जवाब जो है वो कांट ने दिया है। और अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हें पता है, तो तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें नहीं पता। समझे क्या कह रहे हैं कांट? दैट इफ यू से दैट यू नो दैट गॉड एग्जिस्ट, देन यू डू नॉट नो दैट यू डोंट नो और यू कैन नॉट नो। तो बेसिकली कांट कहना यह चाह रहे हैं कि दैट थ्रू आर कॉम्प्रिहेंशन, through our, on the basis of our cognition, we are not able to answer such questions. It is beyond our cognition to know answers of such questions. We cannot know. It is beyond our cognition. Don't worry, इन्हें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश किस तरह करी है इन फिलोसफर्स ने, और उन्होंने फिर क्या जवाब दिए हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज इन डिटेल्स। बट यहां जस्ट मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि भैया इस तरह के सवाल
that does God exist or not, उसमें कांट ने क्या कहा है, right? उसने कहा है कि that it is beyond our cognition. Since it is beyond our cognition, it is, क्या कह सकते हैं आप इसे, it is a matter of faith. It is a question of faith. It is a matter of faith. So does God exist or not? It is a matter of faith. If you believe, if you have a faith, not believe, if you have a faith, then the God exists. If you do not have the faith, then God does not exist. Because you cannot, you don't know and you cannot know. It is beyond our cognition. हमारी cognition, हमारी comprehension के ये परे है. Right? That means it basically what Kant is trying to say by saying that it is beyond our cognition, that we cannot prove or disprove this notion. We cannot prove and we cannot also disprove. ना ही हम प्रूव कर सकते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है और ना ही हम डिस्प्रूव कर सकते हैं. राइट? कांट ये नहीं कह रहा है कि भैया गॉड एग्जिस्ट करता ही नहीं. कांट ये कह रहा है कि हम प्रूव नहीं कर सकते कि गॉड एग्जिस्ट करता है और एट द सेम टाइम हम डिस्प्रूव भी नहीं कर सकते कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता. राइट? सो इट इज, सिंस इट इज बियॉन्ड आवर कॉग्निशन, इट इज अ मैटर ऑफ फेथ देन, whether you choose to be faithful in the presence of the God or not. Right? So इसे कहते हैं agnosticism, where we cannot prove something or we cannot disprove something. This is known as agnosticism. So here Kant is agnostic. So on the matter of God, Kant is what? Kant is agnostic. अब ये वर्ड agnostic जो है वो बहुत बार बच्चे, मतलब people they tend to throw this word around that I am agnostic in the matter of God. What they actually are, they are skeptic. They are doubtful whether the God exists or not. Right? They have not yet dived into this discourse that they cannot prove and cannot disprove the presence of God. That is why they are agnostic. What they actually are, they are skeptic. They are doubtful whether the God is present or not. We'll discuss that. थोड़ी देर में उसे हम discuss करेंगे. So what is agnosticism? Agnosticism is a state of mind where we cannot prove and cannot disprove something. And on the matter of God's presence or existence, Kant is agnostic. And that's the best answer we have so far to the question that whether the God exists or not. According to Kant, it is a matter of faith because it is beyond our cognition. Right? So that is how, in this sense, we'll move forward with this, with such questions in philosophy. Now, अब ये सारे इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो फिलॉसफी में कहाँ पर लाए करते हैं, अब हमें ये देखना है. ठीक है? सो दैट मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द 3 ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी. सो फंडामेंटली देखें तो देर आर 3 ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी. अदरवाइज इन डिफरेंट सोर्सेज जो है वो कई मल्टीपल ब्रांचेस अप टू 10 ब्रांचेस तक भी मेंशन्ड है. बट फंडामेंटली देर आर 3 ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी. First is known as epistemology. Second is metaphysics. And third is ethics. We are more concerned about the third branch of philosophy, that is ethics, because that is what is part of our syllabus. But a good student of philosophy would start with the first branch of philosophy, that is by first understanding the epistemology. Then they will move towards the metaphysics part. And only after understanding the epistemology and metaphysics,
then we can enter into the matter of ethics, right? So जो भी हम moral philosophers को पढ़ेंगे, चाहे वो इंडियन फिलोसफर्स हो या वेस्टर्न फिलोसफर्स हो, हम उनकी एपिस्टेमोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे, मेटाफिजिक्स में क्या अप्रोच रही वो समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी विल एंटर इनटू द एथिकल डोमेन ऑफ देयर फिलोसफी, या एथिक्स को लेकर जो है वो क्या उनकी फिलोसफी कहती है, ठीक है? ऑलराइट, सो अब एक एक करके समझते हैं कि क्या कहना चाह रही हैं थ्री ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। सो पहली है एपिस्टेमोलॉजी। Now, epistemology is nothing but theory of knowledge. How do we know something? Right? Like, does God exist or not? How do we have that information? If someone has a faith on the existence of God, so where does that information is coming from? To create, to generate that faith in them, वो information आ कहां से रही है? So epistemology is the theory of knowledge. नहीं समझ आया आपको? चलिए समझाता हूं. Like for example, how do you know that right now you are awake? Are you awake? Are you listening to this? Are you awake? Is this real? Whatever you are experiencing, how do you know that it is real? Or is it a simulation? Is this a simulation? पढ़िएगा आज इस सेशन के बाद. There are a lot of theories floating around on internet. They suggest that we live in a simulation. We do not live in a reality. काफी इंटरेस्टिंग है, राइट? लाइक बुद्धिज्म को आगे जब हम पढ़ेंगे तो बुद्धिज्म कहेगा कि दैट एवरीथिंग इज विद इन अस, देयर इज नो रियलिटी, or if there is a reality, everything is within us. So there are different levels of reality. So how do you know that are you awake? How do you know that you are not dreaming? So are you dreaming right now? क्या आप अभी सपना देख रहे हैं? सो आपने एक काफ़ी फेमस मूवी होगी देखी है, आपने देखी होगी शायद, इंसेप्शन है उस मूवी का नाम. क्रिस्टोफर नॉलन साहब ने डायरेक्ट करी है, लिखी भी उन्होंने ही है. जॉनथन नॉलन और क्रिस्टोफर नॉलन ने स्क्रीन प्ले लिखा है, उसका डायरेक्ट किया है नॉलन साहब ने, क्रिस्टोफर नॉलन ने. सो उसमें चैलेंज किया गया है इसे, इसी सेम टॉपिक को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है, दैट हाउ डू वी नो दैट वी आर अवेक. There is a movie Matrix, कैनू रीव्स एक्ट किया है, कैनू रीव्स में उसने, देखिएगा आप उसे. उसने वहां पर बात हुई है कि रियलिटी की, हाउ डू यू नो दैट द वर्ल्ड दैट यू आर लिविंग इन इज रियल और नॉट? हाउ डू यू नो दैट यू आर नॉट लिविंग इन अ सिमुलेशन? आपको कैसे पता है कि आप जो है वो किसी और के कंप्यूटर प्रोग्राम में नहीं है इस समय? आपको कैसे पता है कि आप उस कंप्यूटर प्रोग्राम के मेन कैरेक्टर हैं या एनपीसी हैं? राइट. सो आप कहेंगे कि सर मैं तो बैठा हूं, मतलब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन के सामने, और मैं देख रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन आ रही है, मुझे आवाज़ आ रही है, सब कुछ मैं टच कर पा रहा हूं, सारी सेंसेस मेरी काम कर रही है. सो दिस इज रियल एंड आई एम अवेक, जागा हुआ हूं मैं. तो अपने ना किसी भी सपने को याद करने की कोशिश करो. थोड़े बहुत फ्रैक्शंस ऑफ सपने इधर उधर याद रह जाते हैं. क्या उस सपने में जब वो कोई घटना हो रही थी, क्या वो उतना ही सत्य लग रहा था जितना आपको ये रियलिटी परसीव कर पा रहे हैं आप?
अपनी सेंसेस से। बिल्कुल उतना ही सत्य लग रहा था ना, राइट? सो ड्रीम्स दे फील रियल, राइट? ड्रीम्स में जो भी हो रहा होता है वो हमें बिल्कुल रियल लग रहा होता है। कभी कभी आप जो है वो लूसिड ड्रीमिंग कर रहे होते हैं या थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं ड्रीम के दौरान, तो हमारी नींद खुल जाती कि भैया ये तो सपना चल रहा है, और नींद खुल जाती है एकदम से, राइट? बट व्हेन वी आर इन रेम स्लीप, पढ़िएगा इसके बारे में भी, REM, रैपिड आई मूवमेंट। जब आप रेम स्लीप में होते हैं, the dreams, they feel real. So how do you know that you are not dreaming right now? Because everything is feeling real. And how do you know that whatever you are feeling is actually the reality? How do you know this world that you are perceiving is the real world, or it is not a simulation? So this is the theory of knowledge, that to know the authenticity of something. So what is the theory of knowledge? So epistemology, it is about that what is knowledge. What is epistemology? It is about what is knowledge, right? What is the authenticity of that knowledge, राइट? वट इज द ऑथेंटिसिटी हो गई, रिलायबिलिटी हो गई, राइट? और वट आर द सोर्सेस ऑफ द नॉलेज, और वट आर द लिमिटेशंस ऑफ दैट नॉलेज, एटसेट्रा। मतलब इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह के जो सवाल हैं रिलेटेड टू नॉलेज इज कवर्ड अंडर एपिस्टेमोलॉजी। सो अबाउट रियलिटी, दैट हाउ डू यू नो दैट दिस वर्ल्ड इज रियल, राइट? वट इज दी ऑथेंटिसिटी, क्या आपके पास क्या ऑथेंटिक सोर्स है, राइट? क्या सोर्स है आपके पास, उस सोर्स की ऑथेंटिसिटी क्या है, दैट डीम्स योर परसेप्शन ऑफ दिस वर्ल्ड एज रियलिटी. That is what we study under epistemology, right? Not just reality, मतलब reality तो एक पक्ष हो गया ना, मतलब कोई भी किसी भी तरह की नॉलेज है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज मैथमेटिकल नॉलेज, दैट इज वो आएगा मैथमेटिक्स की एपिस्टेमोलॉजी में. What are the different sources for these knowledge? What is the authenticity of knowledge, of this knowledge? What is the limit of this knowledge? Right, same will go for any type of sciences, any type of humanity subjects and so on and so forth. So that is epistemology. एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं परसेप्शन का. लाइक आप इस समय जिस भी कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं, होपफुली आप कमरे में बैठकर पढ़ रहे होंगे, आप खुले में भी बैठकर पढ़ सकते हैं शायद, लेकिन ज्यादातर आप हो सकता है कमरे में बैठकर पढ़ रहे हो. आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की दीवारों का रंग देखिए एक बार. let's say for sake of convenience, the color of the walls that you are sitting in, also color of the walls of the room that you are sitting in is white. Now अब आपको आप परसीव कर रहे हैं, आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है ये, राइट? कैसे काम करती है हमारी विजन कैसे काम करते हैं, ऑप्टिक्स कैसे काम करते हैं, या ऑप्टिक्स में हमारी विजन कैसे काम करती है कि भैया लाइट जो है वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे सेंसर पर गिरती है. हमारा सेंसर क्या है? हमारा सेंसर है हमारी आई इज आवर सेंसर. आई नहीं देख रही, हमारा दिमाग देख रहा है. ऑसिपिटल लोब्स, यहां पीछे छोटा दिमाग जो होता है, ठीक है, वहां यहां ऑसिपिटल लोब होता है, हमारा दिमाग देख रहा होता है. आंखें तो केवल सेंसर है. तो लाइट हमारे सेंसर पर गिरती है और फिर हमारा वो सेंसर जो है वो उस इंफॉर्मेशन को, उस सेंसर के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट होती है कहां पर? हमारे ब्रेन में. और ऑसिपिटल लोब जो है वो फिर उसको हमारा ब्रेन जो है उसे प्रोसेस करता है.
और फिर हम देख पाते हैं कि भैया दीवार जो है वो किस कलर की है, व्हाइट कलर की है। वट इफ द कलर ऑफ द वॉल इज नॉट व्हाइट? वट इफ केवल हमारा दिमाग ऐसा सोच रहा है, केवल हमारे दिमाग को ऐसा लग रहा है दैट द कलर ऑफ द वॉल इज व्हाइट? ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठीक है। देखिए व्हाइट क्यों दिख रहा है, अब आप लोग थोड़ा बहुत आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, तो भैया दैट कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो हमें विजिबल है, इट्स नॉट विजिबल स्पेक्ट्रम, इट इज विजिबल टू अस, राइट। जो विबग्योर है उसके परे भी है, वायलेट के परे जो है वो अल्ट्रा वायलेट है, रेड के परे जो है वो इंफ्रा रेड है। वी आर नॉट एबल टू सी अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रा रेड, दैट डजंट मीन कि अदर जानवर नहीं देख सकते। There are a lot of animals that can see ultraviolet, and then there are a lot of animals that can process infrared also, like pit vipers. They can process infrared. They have pits right above their noses, right here. यहाँ पर उनके पास pits होते हैं जो कि infrared को process कर पाते हैं। Pigeon can see ultraviolet light, और birds generally जो है वो ultraviolet colors को भी देख पाते हैं, और हम केवल विबग्योर देख पा रहे हैं। और इस विबग्योर जब ये जुड़ जाते हैं तो ये बन जाते हैं व्हाइट लाइट। तो जो व्हाइट लाइट हम देख रहे हैं आपके दीवार पर पड़कर जो आ रही है, वो क्या है? ये कॉम्बिनेशन है इन 7 कलर्स का। लेकिन लेट्स से अब आपके कमरे में एकदम से लाल रंग का बल्ब जो है वो छोटा सा जला दिया जाए, राइट। तो पहले लेवल पर डिस्टॉर्शन आ गया ना। अब जैसे ही लाल रंग की लाइट जो है वो जला दी गई, नाउ द वॉल्स दे अपीयर रेड। सो इन योर परसेप्शन ऑफ द कलर्स ऑफ द वॉल, पहले लेवल की डिस्टॉर्शन आ सकती है एट द लेवल ऑफ लाइट। डिस्टॉर्शन इन लाइट। अगर लाल रंग का बल्ब जो है वो जला दिया जाए आपके कमरे में, तो अब आपको दीवार जो है वो लाल दिखनी शुरू हो जाएगी, या रेडिश ह्यू में जो है वो आपको रेडिश कलर की जो है वो आपको दीवारें दिखने लगेंगी। दैट डजंट मीन, अब इसका मतलब क्या ये है कि क्या वो दीवार अब लाल रंग की है, राइट। इस तरह ये डील करता है एपिस्टेमोलॉजी कि दीवार का कलर क्या है एक्चुअली में, और दीवार का कलर हमें नजर क्या आ रहा है। जब लाइट व्हाइट जल रही थी हमारे कमरे में तो व्हाइट नजर आ रही थी दीवार, जब लाइट रेड जल रही है तो अब दीवार रेड नजर आ रही है। तो क्या ये दीवार व्हाइट है या रेड है? और अगर ये दीवार हमें व्हाइट नजर आ रही थी तो क्या ये सही में व्हाइट है या हमारा दिमाग परसीव कर रहा है व्हाइट? बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स जो कि ग्रे देखते हैं, राइट, जो कि जिन्हें हम कलर ब्लाइंड बोल देते हैं कि वो कलर ब्लाइंड है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दुनिया ग्रे ही हो, हमें ही कुछ ज्यादा कलर नजर आ रहे हैं, राइट। ह्यूमंस कैन सी द मोस्ट शेड्स ऑफ ग्रीन, राइट। ह्यूमंस आर अमंग द एनिमल्स जो कि सबसे ज्यादा शेड्स जो है वो ग्रीन की देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं हम ज्यादा शेड्स ऑफ ग्रीन? क्योंकि दैट इज मतलब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से रिलेटेड है, हमारे एवोल्यूशन से रिलेटेड है। बर्ड्स जो है वो अल्ट्रावायलेट, बर्ड्स लाइक पिजन दे कैन सी अल्ट्रावायलेट कलर्स आल्सो, या अल्ट्रावायलेट रेज का डिफरेंट सरफेस पर क्या इंपैक्ट रहता है, क्या डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं वो दे कैन सी। देखिएगा आप एक बार पिजन की विजन क्या होती है, एक बार गूगल पे इमेजेस सर्च कीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग आपको दिखेगा पिजन जो है वो एक दूसरे को कैसे दिखते हैं। या देखिएगा जो बोवाइंस हैं, बोवाइंस जो होते हैं, बोवाइंस आप सर्च करिएगा बोवाइंस क्या है, वो किस तरह की देखते हैं दुनिया को। या जो प्रेडेटर्स हैं उसी सेम क्लाइमेटिक रीजन, सेम वेजिटेशन रीजन में रहने वाले जो बोवाइंस हैं एंड प्रेडेटर्स हैं, वो जो है वो क्या किस तरह से डिफरेंट कलर्स देखते हैं, राइट। तो इन सब में सत्य क्या है फिर? एक्चुअली में दुनिया किस कलर की है हमें नहीं पता चलेगा, बिकॉज हम तो अपने परसेप्शन, हमारा तो अपनी कॉम्प्रिहेंशन से, अपनी जो हमारी प्रोसेसर है उसके हिसाब से जो है वो दुनिया देख रहे हैं ना, राइट। और उसमें भी अगर हम डिस्टॉर्शन कर दे लाइट में तो हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है। दूसरा, अगर डिस्टॉर्शन सेंसर लेवल पर हो जाए, राइट,
लेट्स से अगर किसी व्यक्ति को जॉन्डिस, जैसे मुझे अभी जॉन्डिस है, तो मुझे जो है वो अभी येलो टिंट जो है वो नजर आ रहा है हल्का हल्का, देख पा रहे होंगे आप, आईज थोड़ी बहुत आपको शायद नजर आ रही होंगी, अदरवाइज काफी ज्यादा येलो है। स्किन में भी आपको थोड़ा बहुत कलर जो है वो येलोइश नजर आ रहा होगा, आई डोंट नो, लाइट्स की वजह से हो सकता है कि थोड़ा कलर जो है वो करेक्टेड नजर आ रहा हो, वो कैमरा भी थोड़ा कलर करेक्ट कर देता है। नेवरदलेस इफ देयर इज डिस्टॉर्शन इन आइज, आपने एक कहावत सुनी होगी कि सावन के अंधे को सब हरा नजर आता है। सो अगर आइज के लेवल पर डिस्टॉर्शन है तो फिर रियलिटी चेंज हो गई, फिर से वो व्हाइट दीवार नहीं नजर आ रही, वो येलो दीवार नजर आ रही है। और तीसरा, अगर ब्रेन के लेवल पर डिस्टॉर्शन है, राइट, अगर कोई व्यक्ति जो है वो या कोई जानवर प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा किसी टाइप ऑफ कलर्स को, कोई जानवर बोवाइंस जो है वो ग्रे स्केल में देख रहे हैं दुनिया को, प्रेडेटर्स जो है वो काफी मल्टी लेवल मल्टी कलर्स पर देख रहे हैं, ठीक है, हॉक्स एंड ईगल्स जो है वो जूम करके भी देख पा रहे हैं, राइट। सो a distortion at the level of mind, a distortion at the level of eyes and distortion at the level of light. So केवल एक बेसिक सा सवाल कि आपके कमरे की दीवारों का रंग क्या है, इसी बेसिक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको ये तीनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट एपिस्टेमोलॉजी इज। इसमें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भैया सोर्सेज क्या है इंफॉर्मेशन के, और उन इंफॉर्मेशन के सोर्सेज में क्या कोई डिस्टोर्शन है या नहीं है, उनकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज किया जाता है। दैट इज व्हाट एपिस्टेमोलॉजी इज, राइट। एंड इन वेस्टर्न फिलॉसफीज एपिस्टेमोलॉजी में फर्दर जो है वो दो ब्रांचेस हैं, टू ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। One is known as rationalism and other is empiricism. Rationalism is like mathematics, right? Like mathematics. If it is logically right, then it is right. देन ओनली समथिंग इज राइट। अगर वो लॉजिकली राइट है तभी कोई चीज जो है वो राइट हो सकती है, राइट। लाइक अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, लाइक अ पाइथागोरस थ्योरम, इट फिट्स, इट इज लॉजिकली राइट, दैट इज व्हाई इट इज राइट, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, अगर आप किसी चीज को सही मान सकते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को सही मान सकते हैं। एंड सेकेंड इज एम्पिरिसिज्म, it is based on experience rather than rationality. What is right with experience is right. What is right with experience is right. So empiricism, it talks about experience, and rationalism, it talks about logic. You don't need to go into details of these, right? इनकी details में जाने की जरूरत नहीं है. But what these two branches try to find is that what brings validity and authenticity to knowledge. And these are the two branches that deals with the validity and authenticity. That whether it is logic that brings the validity and authenticity, and or whether it is the experience, कि किसी चीज को एक्सपीरियंस करके देखा गया कि दीवार वाइट है या नहीं है, अलग अलग, मतलब उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश किया अलग अलग कंडीशन में, तब जाकर जो है वो सही माना गया कि भैया दीवार वाइट थी, ठीक है। और दूसरा लॉजिकली जो है वो एक्सपीरियंस, लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई कि भैया व्हाइट कलर से जो है वो अगर दीवार को पोता गया है तो व्हाइट ही होगी ना यार, और किसी कलर की कैसे हो सकती है, राइट।
So rationalism like mathematics and other sciences, and empiricism largely humanities subject में जो है वो fit होता है. ठीक है. So that's the first branch of philosophy, that is epistemology. I hope आपको समझ आया होगा कि epistemology क्या है. राइट, इफ नॉट डोंट वरी, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे डिफरेंट फिलोसफर्स को समझेंगे, उनकी उनकी एपिस्टोमोलॉजी यानी कि थ्योरी ऑफ नॉलेज को समझने की कोशिश करेंगे कि भैया कहाँ से वो डराइव कर रहे हैं अपनी नॉलेज को, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ देयर नॉलेज, ऑथेंटिसिटी ऑफ देयर नॉलेज, वहां पर आपको और क्लियर होता जाएगा. नाउ सेकंड ब्रांच इज मेटाफिजिक्स. और जो जनरली हम कहते हैं फिलॉसफी, या जनरली जो हम फिलॉसफी आमतौर आम लेमैन भाषा में जो हम फिलॉसफी कहते हैं कि भैया गॉड क्या है, गॉड है या नहीं, सोल है या नहीं, ये सब चीज़ें ये आती हैं किसके अंडर? मेटाफिजिक्स के अंदर. राइट. सो जब भी हम फिलॉसफी की बात कर रहे होते हैं लेमैन भाषा में आमतौर पर, तो हम बेसिकली मेटाफिजिक्स की बात कर रहे होते हैं. Metaphysics. So meta plus physics. Meta plus physica. So ये मेटा ये जकरबर्ग वाला मेटा नहीं है, और ये फिजिक्स जो है ये मॉडर्न फिजिक्स वाली फिजिक्स नहीं है. राइट. यहां पर फिजिक्स जो है वो ओल्ड सेंस में वर्ड को यूज किया गया है, जहां पर फिजिका वर्ड का एक्चुअली ग्रीक्स यूज किया करते थे, एंड इट मेंट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. एंड व्हेन दे से वर्ल्ड, दे मीन यूनिवर्स. Everything in the world, the study of everything in the world was the study done under physica or physics. Right. And meta, it means otherworldly, which cannot be perceived. So this is basically Aristotle's metaphysics. Aristotle's meta, right, which means basically which cannot be perceived. यानी कि which is beyond the world, beyond the physical world. Right. So metaphysics is what? Which is beyond physics. And physics here means everything in the world. Right. In the old sense, what it meant, what it used to mean is everything in the world. यानी कि जो भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह जितनी भी साइंसेज हैं, अर्थ साइंसेज हैं, वो सभी फिजिका सब्जेक्ट के अंडर जो है वो, या फिजिका टाइटल के अंडर पढ़ी जाती थी एंशिएंट ग्रीक टाइम्स में. राइट. सो whatever that is beyond physics or which cannot be perceived is considered to be metaphysics. Right. This is basically related to the theory of reality or existence. This is also theory of reality or existence. तो जब थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था एपिस्टोमोलॉजी में क्या है, इट इज थ्योरी ऑफ नॉलेज. राइट. तो वहां पर मैंने क्या एग्जांपल दिया था? मेटाफिजिकल एग्जांपल दिया था वहां पर मैंने आपको, वेदर डू वी एग्जिस्ट और नॉट. सो इस तरह के क्वेश्चंस, क्या गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्या मतलब सेल्फ एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्या सोल है या नहीं, क्या रिबर्थ है या नहीं. राइट. इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये सभी कहां आंसर होते हैं? मेटाफिजिक्स के अंदर. राइट. सो देयर आर 3 बेसिक क्वेश्चंस in metaphysics. 3 basic questions, and on the basis of those 3 basic questions there are 3 basic branches of metaphysics. So there are 3 basic questions. So on the basis of those 3 basic questions there are 3 branches of
metaphysics. What are these three branches? Theology, cosmology, and third one is psychology. Theology, cosmology and psychology. These are the three branches under metaphysics. समझ आ गया आपको? बेसिक पहले मेटाफिजिक्स क्या है? Everything that is beyond physics, everything that is beyond the world, right? Everything that cannot be perceived. हम अपनी सेंसेस से जिसे परसीव नहीं कर सकते, राइट? गॉड, सोल, सेल्फ अगर मैं हटा दूं, यहां पर सेल्फ बेसिकली डज वी एग्जिस्ट और नॉट, और रियलिटी की बात है बेसिकली. सेल्फ यहां पर मैंने रियलिटी के सेंस में लिखा है, राइट? सोल, रिबर्थ, गॉड, सच क्वेश्चंस, राइट? यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये सारे सवाल जो है वो किसके अंडर है? मेटाफिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं. और मेटाफिजिक्स की तीन ब्रांचेस है, थियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी एंड साइकोलॉजी. एक एक करके इन तीनों ब्रांचेस को समझते हैं. फर्स्ट इज थियोलॉजी. तो जहां पर भी थियो वर्ड आ जाए समझ लीजिएगा इट इज रिलेटेड विद गॉड. थियोलॉजी, यहां पर सवाल जो है वो पूछा जाता है कि भैया इट डील्स विद द क्वेश्चन परटेनिंग टू गॉड. Right? Simple, very simple question is that does God exist or not? Right? तो those who have faith, अभी अब मैंने तो आपको बता दिया कि भाई it's matter of faith, right? So those who have faith that God exists, because according to Kant we cannot know, we are agnostic about it. Kant is agnostic about it, right? बेसिक फंडा आप लोग समझ गए ना कि फिलॉसफी में हमें कोई कंक्रीट आंसर नहीं मिलेंगे. फिलॉसफी में हमें आंसर मिलेंगे इन क्वेश्चंस के डिफरेंट फिलोसफर्स ने जो दिए हैं, राइट? सो दोज हु बिलीव दैट द गॉड एग्जिस्ट, दे आर नोन एज थीस्ट्स. दोज हु डू नॉट बिलीव दैट द गॉड एग्जिस्ट, they are known as atheist या atheist. Those who are doubtful in the existence of God, they are not sure that whether God exists or not, they are known as skeptics. And those who are holding the position that they cannot prove or disprove the presence of God, they are known as agnostic. Right? So on the question of God, ये चार जो है वो तरह बेसिक तरह के फिलोसफीज आपको देखने को मिलेंगी. थीस्ट, atheist, skeptics and agnostics या agnosticism, right? Those who say that we cannot know, we cannot prove or disprove, right? Then those who does believe that the God exists under theists, थीस के अंडर भी जो है वो कई ब्रांचेज आ जाती हैं. फिर थीस में भी कई हैं. मोनोथीस जो कहते हैं कि भैया दैट देयर इज ओनली वन गॉड. मोनोथीस रिलीजन सच एज, जिनको अब्राहमिक रिलीजन हम जनरली बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म एंड इस्लाम, राइट? ऑल्दो इनिशियली जुडाइज्म में जो है वो दो, इट वाज डाइथीस्ट, बट धीरे धीरे इट बिकेम मोनोथीस्ट. खैर दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन. बट प्रेजेंट क्या अंडरस्टैंडिंग है?
that they are monotheistic religions. Then we have polytheistic religion, that there are multiple gods, that is polytheism. Now polytheism में भी वैदिक जो ट्रेडिशंस है उसको मैक्स म्यूलर ने जो इंटरप्रेट किया है उसमें उसने कहा है भैया दैट देयर इज अ हिनोथिज्म इन इट. पॉलीथिज्म में भी हिनोथिज्म काम करता है कि भैया किस गॉड की फिर क्या रैंक होगी, राइट. तो वैदिक ट्रेडिशंस में जिस गॉड की पूजा की जा रही है उसकी सबसे ऊपर रैंक है, या दैट जनरली दैट देयर इज अ हायरार्की ऑफ गॉड्स, राइट. देन देयर इज डायथिज्म, those who believe that there are two gods, right. Then there are atheists, those who does not they say that God doesn't exist. Then there are skeptics, they are doubtful that whether the God exists or not. And then they are they may have some experiences in their life which would resulted into this doubtfulness of theirs कि भैया गॉड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं पता नहीं, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसा हुआ, मे बी वो अच्छा था या बुरा था, जिससे उन्हें डाउट आ गया कि भैया गॉड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, वी आर नॉट श्योर. एंड देन देयर आर एग्नोस्टिक्स, दोज हु आर सेइंग दैट वी कैन नॉट प्रूव और डिसप्रूव दैट वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, सो इट्स अ मैटर ऑफ फेथ देन. एंड दोज हु आर होल्डिंग द फेथ आर नोन एज द थीस. एंड थीस में भी फर्दर जो है वो वी हैव मोनोथीस, वी हैव पॉलीथीस एंड वी हैव डायथीस. And correspondingly we have monotheism, polytheism and ditheism. And polytheism maybe we have henotheism, that means there is a hierarchy of God. So that's studied under theology, right. So the great theological questions about the presence or the absence of God is studied as the first branch of the metaphysics. Then the second branch is cosmology. It is related with universe or cosmos. कॉस्मोस नाम से एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, मेक श्योर कि आप उसे समय लगाकर कभी पार्ट्स में देख जरूर लें. Cosmology. Cosmology as a branch under metaphysics, it is related, it is pertaining to everything about the universe. Now यहां पर साइंस और फिलॉसफी जो है वो सिमिलर क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. एवरीथिंग अबाउट द यूनिवर्स, राइट. एवरीथिंग अबाउट द यूनिवर्स का क्या मतलब है? दैट हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, or who created the universe, why they created the universe, right. Is space came first or the universe came first? यूनिवर्स अगर बना तो उससे पहले क्या स्पेस मौजूद था, या यूनिवर्स के बनने से ही स्पेस बना? और अगर यूनिवर्स बना है, राइट, ये भी तो सवाल है ना कि क्या यूनिवर्स हमेशा से ही प्रेजेंट था, तो फिर हमेशा का क्या मतलब है? सो टाइम, यूनिवर्स, स्पेस, इन सब सवालों के जवाब जो है वो कॉस्मोलॉजी में ढूंढने की कोशिश की जाती है अंडर मेटाफिजिक्स. क्वेश्चन सच एज द स्पेस केम फर्स्ट और द यूनिवर्स, right. Questions such as that does the world is made up of atoms, right. इस तरह के सवाल आज तो चलो हम जानते हैं, डेफिनेटली जानते हैं, राइट. केवल इतना ही नहीं जानते हम कि एटम से बने, हम जानते हैं कि भैया सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं. सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी कई तरह की भांतियां हैं, राइट. लेकिन इनिशियली क्या वर्ल्ड, किस चीज से बना हुआ है वर्ल्ड? सो शुरुआत में लोगों ने कई तरह की फिलॉसफी दी भैया. जो सांख्य फिलॉसफी है वो कहता है कि भाई वर्ल्ड जो बना है वो सत्व, रजस और तमस से बना है, राइट. न्याय फिलॉसफी बोलता है कि भैया नहीं, एटम से बना है. ये लगभग 2000 साल पहले बोल चुकी है इंडियन फिलॉसफीज. ग्रीक फिलॉसफीज भी जो है वो, ग्रीक फिलॉसफर्स भी ऑलमोस्ट 2000 साल पहले बोल चुके हैं एटॉमिक थ्योरी
क्या वर्ल्ड एटम से बना है या नहीं, लेकिन उन्होंने केवल डिबेट डिस्कशंस करके जो है वो कंक्लूजन्स निकाले, है ना। इन दी 16th एंड 17th एंड देन 18th सेंचुरी एटम से वर्ल्ड जो है वो बना है। इसको फिर साइंटिफिकली धीरे धीरे थॉमसन साहब ने जो है वो प्रूव किया, एंड देन रदरफोर्ड वगैरह ने प्रूव किया, आगे नील बोर आए और सो ऑन एंड सो फोर्थ, हिग्स बोसोन तक। सो एटम से दुनिया बनी है या नहीं, सो द वर्ल्ड इज एटमिक और नॉट, राइट। देन क्वेश्चन सच एज दैट व्हाई गॉड मेड दिस वर्ल्ड, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। कॉस्मोलॉजी और फिलॉसफी की दुनिया में ये एक बहुत टेढ़ा सवाल है, दैट व्हाई गॉड मेड दिस वर्ल्ड। इफ गॉड मेड दिस वर्ल्ड, वर्ल्ड यहां पर वर्ल्ड का मतलब है यूनिवर्स। अब तो मल्टीवर्स की भी बात चल रही है, स्ट्रिंग थ्योरी अगर आप पढ़ें थोड़ी सी तो, ठीक है। सो कोई भी रिलीजन, कोई भी फिलॉसफी, स्पेशली रिलीजियस फिलॉसफीज, they are not able to satisfactorily able to answer this question, that why if God, because religious philosophies मतलब related to God से ही आ रही हैं, ठीक है। so they are not able to satisfactorily answer this question that why God made this world. some say that कि भैया God जो है वो अपनी खुशी के लिए इतना खुश हो गए वो कि उन्होंने धरती बना दी, दुनिया बना दी, राइट। कुछ कहते हैं कि भैया कर्म के चक्र को चलाने के लिए उन्होंने दुनिया बना दी। तो दुनिया बनाने से पहले कर्म था ही नहीं, तो फिर कर्म का चक्र शुरू कैसे हुआ, या कर्म को बैलेंस करने के लिए दुनिया बनाई गई। तो ओरिजिनल सिन होना भी तो जरूरी है ना, जैसे क्रिश्चियनिटी में या अब्राहमिक रिलीजन्स में ओरिजिनल सिन की बात होती है, राइट। तो अगर ओरिजिनल सिन था ही नहीं तो फिर वर्ल्ड बनाया क्यों गया, ठीक है। एक फिलॉसफी ये बोलती है, या रिलीजियस फिलॉसफीज, स्पेशली जो वेस्टर्न फिलॉसफीज है, दे कंसीडर गॉड टू बी अ परफेक्ट बीइंग, राइट। बट if God is a perfect being, then why that God had a desire to create this world? Because psychology ये कहती है कि भैया desires जो है वो हमारी किससे निकलती है। अगर if we have a desire, that means we are lacking something. अगर God जो है वो perfect है तो वो तो कुछ लैक करता ही नहीं है। अगर कुछ लैक नहीं करता है तो भैया यूनिवर्स क्यों बनाया फिर। तो देयर आर मतलब बहुत तरह की जो है वो एक्सप्लेनेशंस देने की रिलीजियस फिलॉसफीज ने कोशिश करी है। नन ऑफ देम मतलब उन्होंने वो सेटिस्फैक्टरली वो मार्क हिट नहीं कर पाए हैं। सवाल का जवाब नहीं मिल सका है हमें अच्छे से कि ये यूनिवर्स, ये वर्ल्ड जो है वो क्यों बनाया गया। एंट्रोपी के लिए बनाया गया, केओस के लिए बनाया गया। पढ़िएगा एंट्रोपी क्या होती है। अंत में घूम फिर कर जो है वो रिलीजियस फिलॉसफीज का एक ही जवाब आता है कि भैया लीला है, भगवान की लीला, ईश्वर की लीला है, हमें पता नहीं। अंत में वो एग्नोस्टिक हो जाते हैं इस सवाल को लेकर कि भैया हमें नहीं पता, वी कैन नॉट प्रूव और वी कैन नॉट डिसप्रूव, वी कैन नॉट नो, वी कैन नॉट नो कि भैया गॉड ने ये धरती, ये यूनिवर्स क्यों बनाया। तो इस तरह के सवालों का जवाब जो है वो कॉस्मोलॉजी में ढूंढने की कोशिश की जाती है, ठीक है। देन थर्ड इज साइकोलॉजी। नाउ साइकोलॉजी ये वो वाली साइकोलॉजी नहीं है फ्रॉइड वाली, साइको एनालिसिस या मतलब जो मॉडर्न सेंस में साइकोलॉजी जो है वो नहीं है। साइकोलॉजी ये काफी पुराने टाइम से जो है वो चला आ रहा सब्जेक्ट है, राइट, विच इज रिलेटेड विद सोल और सेल्फ। connected to soul, not souled, soul or self. So the questions are related with soul, whether we have a soul or not. Do we have a soul? Simple. तो मेटाफिजिक्स में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डज गॉड एग्जिस्ट? सेकेंड, how the universe came into being, who made the universe, why the God made the universe if the God made the universe,
एंड थर्ड क्वेश्चन इज डू वी हैव अ सोल, राइट। इन तीन क्वेश्चन पर बेस्ड ये तीन मेन ब्रांचेस हैं मेटाफिजिक्स की। नाउ डू वी हैव अ सोल, अब इसमें डिफरेंट हम पढ़ेंगे आगे गीता क्या बोलती है सोल के बारे में, ठीक है। तो जैसे ही हम गीता की बात करेंगे तो हम तीनों मैटर की बात करेंगे। गीता जो है वो गॉड के लिए क्या बोलती है, गीता यूनिवर्स के लिए क्या बोलती है, गीता सोल के लिए क्या बोलती है, ठीक है। देन बुद्धिज्म की बात करेंगे तो बुद्धिज्म गॉड के लिए क्या बोलता है, बुद्धिज्म यूनिवर्स के लिए क्या बोलता है, बुद्धिज्म सोल के लिए क्या बोलता है। सेम विल गो फॉर जैनिज्म, सेम विल गो फॉर चड़बाग, सेम विल गो फॉर द वेस्टर्न फिलोसफर्स, right? And at the same time we'll try to understand where they are coming from, where they are bringing this information or knowledge, what is the authenticity, from where they are driving the authenticity of this knowledge. So उनके epistemological approach भी हम समझेंगे, right? So गीता क्या कहना है कि भैया सोल एग्जिस्ट करती है या नहीं। so, गीता कहती है सोल केवल एग्जिस्ट ही नहीं करती, सोल नश्वर है, इमॉर्टल है, ना आप सोल को जला सकते हो ना सोल को भिगा सकते हो, सोल कॉन्शियस है, राइट। वहीं बुद्धिज्म कहता है कि भैया सोल एग्जिस्ट नहीं करता, उसी सेम देश में जहां गीता कहती है कि सोल एग्जिस्ट करती है, केवल एग्जिस्ट नहीं करती, सोल इमॉर्टल है, वहीं बुद्धिज्म कहता है कि सोल एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। लेकिन सोल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन लिबरेशन एग्जिस्ट करता है, मोक्ष एग्जिस्ट करता है, राइट, निर्वाण एग्जिस्ट करता है ना। गीता में भी मोक्ष की बात आएगी, लिबरेशन की बात आएगी, बुद्धिज्म में भी मोक्ष की बात आएगी, लिबरेशन की बात आएगी, राइट। मोक्ष किसका, लिबरेशन किसका, यहां पर हम देखेंगे कि ये एक दूसरे को कैसे चैलेंज कर रहे हैं फिर, राइट। सो देन चड़वाक कहता है कि भैया कोई सोल नहीं है, चाड़वाक भी यही कहते हैं दैट देयर इज नो सोल, ठीक है। देन अगेन अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी में आ जाए तो कांट फिर वही वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट नो, इट्स अ मैटर ऑफ फेथ, इट इज बियॉन्ड आवर कंप्रीहेंशन, इट इज बियॉन्ड आवर कॉग्निशन, ठीक है। ये कहते हैं दैट देयर इज नो सोल, बोथ ऑफ दीज। गीता कहती है दैट सोल इज इमॉर्टल। सो एक ही सवाल के डिफरेंट फिलोसफर्स ने क्या क्या इंटरप्रिटेशंस दिए हैं, क्या क्या जवाब दिए हैं, ये हमें पढ़ने के बाद पता चलेगा। ऑल दीज मतलब ये सभी इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें एक ही सवाल के अलग अलग फिलोसफर्स ने क्या जवाब दिए हैं ये पता चलेगा। सही जवाब क्या है ये हमें नहीं मिलेगा, आप सही अपने हिसाब से छांट लें, फिर जिसे भी आप छांटना चाहें, जो भी आपको सही लगेगा अपने हिसाब से, राइट। सो दैट इज स्टडीड अंडर मेटाफिजिक्स, गॉड, यूनिवर्स एंड सोल। एंड थर्ड ब्रांच ऑफ फिलॉसफी इज एथिक्स। एक बार जब हम एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिकल एस्पेक्ट जो है वो कवर कर लेंगे किसी भी मॉरल थिंकर का, फिलोसफर्स का या फिलॉसफी का, देन वी एंटर इनटू इट्स एथिकल डायमेंशन। एंड यहां पर दो बेसिक सवाल है, टू बेसिक क्वेश्चंस आर देयर। दैट फर्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, टू बेसिक क्वेश्चंस। First is, what is the purpose of life? And second is, how to attain that purpose, right? How to attain that purpose. ठीक है, so और what kind of life we should lead, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर
ये कैसा सवाल हुआ दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? आई वेरी वेल नो दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, है ना? तो मेरा तो ये एथिकल डिलेमा प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व है ना? अगर आपसे मैं अभी ये सवाल पूछूं दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, आप कहेंगे कि सर मेरा तो पर्पस क्लियर, मुझे तो सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे तो आईएएस बनना है जी, दैट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। बट दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ राइट नाउ। मैस्लो को याद करो फिर से, वो पिरामिड याद करो नीड्स का। लेवल 1 एंड लेवल 2 जैसे ही आप अनलॉक कर लेंगे, तुरंत आप फंस जाएंगे पर्पस ऑफ लाइफ के क्वेश्चन में, राइट? या मैं कुछ इस तरह पुट करूं, राइट नाउ यू आर, आप जो है वो उलझे हुए हैं लेवल 1 एंड लेवल 2 में। सो यू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ। आपको एक एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करना है और आपने चूज किया दैट आई वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, राइट? एंड यू डू नॉट हैव द टेंशन इन योर माइंड कि भैया मेरे जीवन का पर्पस क्या है। बट वंस यू विल हिट दैट मिड लाइफ क्राइसिस, जैसे ही आप हिट करेंगे मिड लाइफ क्राइसिस को, ये पर्पस क्या है मेरे जीवन का, ये सवाल जो है वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। बट सैडली मेजॉरिटी ऑफ अस, हम, जैसे मैंने आपको समझाया था कि हम लेवल 1 और लेवल 2 में ही उलझे रह जाते हैं, अपना हमारा पूरा जीवन लेवल 1 लेवल 2 सिक्योर करने में ही रह जाता है। नाउ दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज लेवल 1 और लेवल 2 क्या है, आपको मैस्लो पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ पहले। जो पढ़कर आ चुके हैं वहां से वो सब चीजें जिन्होंने पढ़ी हैं उनको एकदम तुरंत क्लिक कर गया ये क्या कहना चाह रहे हैं सर, है ना? सो आई विल नॉट रिपीट दोज होल थिंग्स, आई विल कंटिन्यू। सो मिड लाइफ क्राइसिस जैसे ही आप हिट करेंगे, या जैसे ही आपको मिड लाइफ क्राइसिस होगा, या कब होगा आपको मिड लाइफ क्राइसिस? जब आपकी व्हेन आप अचीव कर चुके होंगे level 1 and level 2 of your life, and quite possibly level 3, but mostly level 1 and level 2 जो है वो आप अचीव कर चुके होंगे। लेट्स से आप जब अपनी मिड 40s में होंगे, जब आपके पास एक सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही, एक करियर डेवलप हो चुका होगा, आपका एक करियर आपका डेवलप हो चुका है, आप उस करियर के जो है वो ऑलमोस्ट मिडल तक पहुंच गए हैं, आपकी बीवी बच्चे, मतलब आपका परिवार जो है वो सेट है, आपकी जितनी भी डिजायर्ड हैं, वैसे तो डिजायर्स का अंत नहीं है, लेकिन वट एवर दैट कैन मेक योर लाइफ कंफर्टेबल, यू हैव अ गुड कंफर्टेबल लाइफ, राइट? ऑल यू कैन रिक्वायर टू हैव अ गुड कंफर्टेबल लाइफ, यू हैव दैट। लेकिन एट द सेम टाइम आपके बच्चे जो है वो बड़े हो गए, 12वीं कक्षा में हो गए, 12वीं से पास हो गए, कॉलेज वगैरह जाना शुरू कर दिया, तो बेसिकली आपका घोंसला जो है वो अब खाली हो गया, घोंसले से आपके बच्चे जो है वो उड़ गए। जीवन में सब कुछ आप मतलब अटेन कर चुके हैं, राइट? आपका लाइफ जो है वो इस डायरेक्शन पे चल गया है कि भैया अब आपकी पूरी लाइफ आगे को सेट है, राइट? ऐसे में आता है मिड लाइफ क्राइसिस कि भैया अब क्या करें, अब तो कुछ बचा ही नहीं, पर्पस नहीं है, बच्चे बड़े कर दिए, बच्चे निकल गए बाहर, अब उनका अपना जीवन है, अब वो आपको केवल एटीएम की तरह यूज कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं आपसे और आप दे रहे हैं उनको पैसे। तो जैसे ही व्यक्ति इस लेवल पर पहुंचता है जहां पर उनका लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऑलमोस्ट अचीव है, मिड 40s में है वो, लाइफ उनकी सॉर्टेड है, हिट करता है उन्हें मिड लाइफ क्राइसिस, and they start asking question that what is the purpose of life? और ये जो सवाल है ना that what is the purpose of life, ये काफी लग्जरी, मतलब समझ रहे हैं, लग्जूरियस क्वेश्चन है ये, अगर मैं आम भारतीयों की बात करूं तो, बिकॉज सबके पास नहीं है ये लग्जरी इस तरह का सवाल पूछने की, बिकॉज सबके पास, मेजॉरिटी लोगों के पास पर्पस है, और वो पर्पस क्या है? रात को खाना कहां से आएगा, शेल्टर कब तक सर पर बना रहेगा, राइट?
ये रोटी कपड़ा मकान की जो भूख है, ये साइकिल जो है, उसी साइकिल में यानी लेवल 1 लेवल 2 में ही मेजॉरिटी लोग फंसे हुए हैं। ये इस तरह के सवाल केवल वही लोग जो हैं वो उनके ही जहन में आकर मतलब फंसता है जो कि ये सब अचीव कर चुके हैं। मिड लाइफ क्राइसिस उन्हें ही आ रहा है। इसलिए इस सेंस में मैंने कहा कि ये लग्जरी है, राइट। बट लेट्स से आप सिविल सर्वेंट बन गए, आपके बच्चे जो है वो बड़े हो गए, आप मिड 40s में हैं, 47, 48, 49 एज है आपकी, यू आर पुशिंग 50 नाउ, एंड आपके बच्चे जो हैं वो सब कॉलेज वाले चले गए, आपका करियर जो है वो सेट है, ठीक है। अब आपको हिट करेगा अचानक से कि भैया पर्पस क्या है मेरे जीवन का, कर क्या रहा हूं मैं, ये इतने साल मैंने काट दिए जीवन में, चल क्या रहा था ये, राइट। So here ethics gives us the purpose of life and how to attain that purpose. Like मैं और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। Now anything can be of purpose and they can be of two types. Purpose जो है वो anything can be of purpose, कोई भी हो सकता है, and purpose जो है वो can be of two type, कि जीवन का पर्पस क्या है, दो तरह के हो सकते हैं। पहला जो टाइप है उसमें है इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। क्या मतलब हुआ इसका? इट्स ए डिपेंडेंट क्वेश्चन। लाइक अभी मैं आपसे पूछूं कि भैया क्या है तुम्हारी लाइफ का पर्पस, तो आप कहेंगे कि सर मेरी लाइफ का पर्पस है आईएएस अधिकारी बनना। क्लियर है आपको? सिविल सर्वेंट बनना है, आईएएस अधिकारी बनना है, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। फिर मैं पूछूंगा कि भैया क्यों बनना है आईएएस अधिकारी, तो जैसे ही मेरे पास स्कोप बना कि मैं आपसे पूछूं व्हाई, यानी कि डिपेंडेंट एक क्वेश्चन बन गया यहां पर, सो दैट मीन्स इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पर्पस। ये फर्स्ट टाइप ऑफ पर्पस है जिसमें व्हाई पूछा जा सके, क्यों बनना है आईएएस अधिकारी। आप कहेंगे सर बचपन से सपना है, क्यों है बचपन से सपना। आप कहेंगे सर देश के लिए कुछ अच्छा करना है, क्यों करना है देश के लिए अच्छा। आप कहेंगे सर देश के लिए अच्छा करके जो है वो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी समाज में, क्यों चाहिए वो रिस्पेक्ट। आप कहेंगे सर वो रिस्पेक्ट पाकर जो है वो हमें अच्छा फील होगा, राइट। जहां पर जैसे ही ये आ गया ना सीरीज ऑफ क्वेश्चन के बाद कि क्यों करना है ऐसा, और आपका जवाब हो कि भैया मुझे अच्छा फील होगा, आई विल फील हैप्पीनेस, आई विल फील ब्लिस। जैसे ही ये ब्लिस और हैप्पीनेस की बात आ गई, ये है वो सेकंड लेवल ऑफ क्वेश्चन। अब इसका सवाल मैं फर्दर अगर क्वेश्चन पूछूं आपसे, दिस इज द सेकंड पर्पस, सेकंड टाइप ऑफ पर्पस। अगर मैं पूछूं कि भैया क्यों चाहिए आपको हैप्पीनेस, तो आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल है, हैप्पीनेस तो ब्लिस तो नेचुरल है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर थिंग, इट इज नेचुरल, इट इज हाउ नेचर इंटेंडेड फॉर अस टू बी ब्लिसफुल, टू बी हैप्पी। So if there are no further questions, so that means bliss is your ultimate aim, which is called as hedonism, or hedonist ऐसा कहते हैं that bliss is our ultimate aim. हीनोथिज्म और हीडोनिज्म को आपको कंफ्यूज नहीं करना है। हीडोनिज्म या हीडोनिस्ट क्या बोलते हैं, that bliss is the ultimate aim. सवाल शुरू कहां से हुआ था कि भैया आईएएस अधिकारी क्यों बनना है, सवाल अंत कहां हुआ है कि भैया खुशी चाहिए अंत में। सो ब्लिस इज द अल्टीमेट एम। इससे आगे मैं आपसे सवाल नहीं पूछ सकता कि भैया ब्लिस क्यों चाहिए, आपके पास कोई क्लियर आंसर भी नहीं होगा और कोई क्लियर आंसर है भी नहीं, बिकॉज इट इज द अल्टीमेट एम, बिकॉज इट इज द नेचुरल स्टेट, देयर इज नो फर्दर आंसर टू दिस। And this bliss and happiness comes in many forms. People find this bliss, some could find this bliss in, let's say,
इन कंज्यूमिंग, राइट? कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, खाना कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ पीकर, कुछ खाकर, कुछ पहनकर, कुछ चलाकर, कोई भी किसी भी तरह की चीज कंज्यूम करके जो है वो उन्हें ब्लिस मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही। क्यों खाना खा रहे हो, क्यों ये खाना पसंद है आपको? इट गिव्स मी हैप्पीनेस, देयर इज नथिंग फर्दर। क्यों आपने जो है ये चीज खरीदी? इट गिव्स मी हैप्पीनेस। क्यों आप ये चीज, पर्टिकुलर चीज कंज्यूम कर रहे हैं? इट गिव्स मी हैप्पीनेस, राइट? सेकेंडली, देयर इज एकेडमिक ब्लिस, राइट? कोई अच्छी नई चीज पढ़कर, कोई नया इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़कर, जैसे हम फिलॉसफी में पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे, काफी अच्छे नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, so it will give you academic bliss. And then last is the bliss of sacrifice, right? Sacrificing for your parents, sacrificing for your friends, doing something good, doing something altruistic without hope or anything, मतलब किसी तरह के रिटर्न के होप के बगैर कुछ करना किसी के लिए, so that's bliss, that gives us bliss. So out of these three किसे रैंक करेंगे आप कि किसमें जो है वो सबसे ज्यादा आपको ब्लिस, हैप्पीनेस महसूस हुई, राइट? सो दैट्स अप टू यू। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे कि भाई नहीं है, मुझे तो खाना खाने में, जो बढ़िया टेस्टी खाना खाने में जो मजा है वो और किसी चीज में नहीं। कुछ कहेंगे कि नहीं, जो एक अच्छा मैथमेटिकल फॉर्मूला समझकर उस पर सवाल सॉल्व करने में जो मजा है, वो 4 पेज का डेरिवेशन करने के बाद जो आंसर निकलता है उसमें जो मजा है, दैट्स अनदर लेवल। कुछ कहेंगे कि नहीं, जो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए जो है वो अल्ट्रुस्टिक या सोसाइटी के लिए अल्ट्रुस्टिक काम करने में जो मजा है, उससे बेहतर कुछ नहीं। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेसेस, राइट? एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पसेस ऑफ लाइफ, राइट? द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ टू फाइंड हैप्पीनेस. Then there is liberation. Another form of bliss, another form of happiness is liberation or moksha. Right? So, liberation is something that brings you selflessness, that brings you timelessness, that brings you spacelessness. Liberation is something that brings you selflessness, timelessness, spacelessness. मतलब आपने सुना होगा कि मस्त हो गए किसी चीज को करने में, है ना? आप किसी चीज को करने में मस्त हो गए, एकदम झूम गए कोई चीज करते हुए। क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इतना लीन हो गए उसमें कि पता ही नहीं, घर से निकले थे आधा 1 घंटे खेलने के लिए और 4 घंटे से खेले जा रहे हैं। वहां से माँ आ गई लाठी लेकर, चप्पल लेकर पीटने के लिए, घर ले जाने के लिए। बचपन में होता था हमारे साथ। खेल रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, लीन हो गए खेलने में। वीडियो गेम्स खेल रहे हैं तो खेलते ही जा रहे हैं, पता ही नहीं चला कब तक खेले जा रहे हैं, राइट? म्यूजिक, कोई व्यक्ति, कोई उस्ताद कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो बजाते जा रहा है, मस्त हो गया, लीन हो गया नाचने में या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने में या गाने में। सो समथिंग दैट ब्रिंग्स यू दैट लेवल ऑफ सेल्फलेसनेस, दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ द टाइम और द स्पेस और योर ओन सेल्फ, राइट? दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू लिबरेशन. दिस मस्त होना is very close to liberation. Or very close to moksha. Because in Indian philosophy, मोक्ष जो है वो it is a other worldly matter. लिबरेशन या मोक्ष की बात होती है तो बात चलती है कि भैया इस दुनिया के बाद जो है वो आपको, इस जीवन के बाद आपको मोक्ष या लिबरेशन मिलेगा, राइट? वेस्टर्न फिलॉसफी की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि भैया जैसे मिल साहब हो गए, जेस मिल हैं, जेरेमी बेंथम हो गए,
जेई मूर हो गए, ठीक है, और भी कई हैं इस तरह के, वो कहेंगे कि भैया नहीं, हिडोनिज्म की बात करेंगे वो कहेंगे कि इसी धरती पर है, हैप्पीनेस इज द मेन पर्पस ऑफ द लाइफ, राइट। हैप्पीनेस ढूंढनी है हमें लिबरेशन के पीछे नहीं भागना, हमें हैप्पीनेस ढूंढनी है। और द क्लोजेस्ट वी कैन कम टू हैप्पीनेस इज बीइंग बाय बीइंग सेल्फलेस, टाइमलेस एंड स्पेसलेस, बाय मतलब किसी भी एक्टिविटी में इतना इंडल्ज हो गए कि भैया बिल्कुल, खाना खाने में इतना इंडल्ज हो गए कि भूल गए सब कुछ, ओहो, 2 घड़ी के लिए जोन आउट हो गए। मतलब एक और वर्ड आपने सुना होगा, जोन आउट होना, है ना। तो ये है हैप्पीनेस पर कुछ पॉइंट्स। डोंट वरी, आगे हम जाएंगे, जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो विल गो इनटू दिस डिटेल। पर्पस क्या है लाइफ का? वेस्ट कहता है हैप्पीनेस इज द पर्पस ऑफ लाइफ, हिडोनिज्म की बात करता है, राइट। इंडियन फिलॉसफी क्या बोलती है? दैट लिबरेशन इज द पर्पस ऑफ लाइफ, राइट। एंड हाउ टू अटेन दैट पर्पस, जैसे जैसे आगे हम फिलॉसफीज को पढ़ेंगे, देयर वी विल गो इनटू डिटेल दैट हाउ टू अटेन दिस पर्पस। नाउ चारवाक स्कूल, चारवाक स्कूल है, वो क्या बोलता है दैट देयर इज नो मैटर ऑफ लिबरेशन। वो सोल में बिलीव नहीं करता, वो लिबरेशन में बिलीव नहीं करता, वो मोर मतलब वेस्टर्न फिलॉसफी की तरह इंक्लाइंड है कि यही है, कल हो ना हो, यही जी लो जितना जीना है, राइट। सो चारवाक के बारे में हम पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा इस तरह की बातें करते हैं कि मतलब यही जी लो जितना जीना है, और कोई गॉड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब आपको परेशान करने के लिए बनाए। सो एक्चुअली चारवाक की ना बुक्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास, इनके ना ओरिजिनल टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, सब जला दिए गए। इनके बारे में हमें इनके क्रिटिक्स से पता है, इनके जो ओपोनेंट्स हैं, इनके जो क्रिटिक्स हैं, वो क्या लिखते हैं चारवाक के बारे में, वहां से हमें चारवाक के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो हाउ ट्रू इट इज, हाउ ऑथेंटिक इट इज, उनकी एपिस्टोमोलॉजी जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, राइट। So these are the two major questions in ethics, that what is the purpose of life and how to attain that purpose. We'll look into different philosophers, different philosophies कि happiness को attain करने के क्या purpose, क्या जो है वो तरीके बताए गए हैं, या liberation को achieve करने के क्या जो है वो तरीके बताए गए हैं different philosophies में, राइट। वेदांतिक फिलॉसफी क्या बोलती है, बुद्धिज्म क्या बोलता है, जैनिज्म क्या बोलता है, उसमें चारवाक क्या कह रहे हैं, राइट। दूसरी साइड दूसरी साइड जेस मिल क्या बोल रहा है, जेरेमी बेंथम क्या बोल रहा है, कांट क्या बोल रहा है इस मामले में फॉर हैप्पीनेस, राइट। सो हैप्पीनेस यानी पर्पस ऑफ लाइफ, वेदर इट इज हैप्पीनेस और लिबरेशन, ठीक है। ये इस सवाल तक पहुंचने के लिए जो है वो आपको पहले लेवल 1, लेवल 2 वगैरह ये सब जो है वो जीवन को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, तभी मैंने लग्जरी कहा, सभी के लिए जो है वो उपलब्ध नहीं है ये सवाल। ऑलराइट, लास्टली लेट अस लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन द एथिक्स इन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। सो इंडियन फिलॉसफी की जब हम बात करेंगे तो हमें उसमें एपिस्टोमोलॉजी भी मिलेगा, हमें उसमें मेटाफिजिक्स भी मिलेगा, लेकिन एक सेपरेट एथिक्स जो है वो हमें सेपरेटली स्टडी करने को नहीं मिलेगा। दैट इज द फर्स्ट मेजर डिफरेंस। द फर्स्ट मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी इज दैट एथिक्स इज नॉट प्रेजेंट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, राइट। सो in Indian philosophy, ethics is not a separate discipline. Ethics is not a separate discipline. Rather, ethics is studied
कहां पर पढ़ा जाता है? मेटाफिजिक्स के साथ। मेटाफिजिक्स के साथ जो है वो एथिक्स पढ़ा जा रहा है इंडियन फिलॉसफी में। सो देर आर नो सेपरेट ट्रीटाइज, देर आर नो सेपरेट बुक्स ऑन एथिक्स, इट इज मोर लिंक्ड विद मेटाफिजिक्स। यानी कि एथिक्स जो है वो थियोलॉजी, एथिक्स कॉस्मोलॉजी एंड एथिक्स साइकोलॉजी से जो है वो रिलेटेड है इंडियन फिलॉसफी में। एथिक्स है, मौजूद है, लेकिन एक सेपरेट डिसिप्लिन, एक सेपरेट ट्रीटाइज या सेपरेट बुक्स उस पर नहीं है। वेर एज वेस्टर्न फिलॉसफी में, इन वेस्ट में जो है वो एक प्रॉपर सेपरेट जो है वो डिसिप्लिन की तरह पढ़ा जाता है एथिक्स को, राइट जिसकी शुरुआत जो है वो फ्रॉम द वेरी टाइम ऑफ एरिस्टोटल से शुरू हो जाती है। एरिस्टोटल के टाइम से शुरू हो जाती है। एरिस्टोटल की लाइसियम करके एक अपनी जो है वो अकेडमी थी, मतलब अपना एक इंस्टीट्यूट था जहां पर वो एथिक्स पर लेक्चर दिया करता, ठीक है, एथिक्स के लेक्चर दिया करता। एरिस्टोटल वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्लाटो, प्लाटो वाज स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस। Socrates and Plato were more philosophers. They also मतलब spoke high of मतलब ethics के बारे में उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। But Aristotle was मतलब एक combination of a scientist and a philosopher. काफी साइंटिफिक स्टडीज भी उसने करी और काफी श्रेय भी एरिस्टोटल को दिया जाता है साइंटिफिक स्टडीज का, फादर ऑफ डिफरेंट साइंसेस। एंड फिलॉसफी में भी जो है वो काफी काम किया एरिस्टोटल ने। सो एरिस्टोटल का जो इंस्टीट्यूट था जहां पर वो एथिक्स के लेक्चर लिया करता था उसका नाम था लाइसियम, और प्लाटो का जो इंस्टीट्यूट था जहां पर वो एथिक्स के लेक्चर्स वगैरह लिया करता है, फिलॉसफी के लेक्चर्स लिया करता है, उसका नाम था एकेडमी। तो एकेडमी वर्ड जो है वो वहां से आया है, प्लाटो के इंस्टीट्यूट से। ऑलराइट, सो द फर्स्ट मेजर वर्क ऑन एथिक्स, प्लाटो एरिस्टोटल हम पढ़ेंगे। देर आर लार्जली 10 मेजर वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल। उन 10 मेजर वर्क्स को कंपाइल करके जो है वो एक बुक जो है वो बनाई गई जिसको कहा जाता है विच इज नोन एज दी निकोमेकियन एथिक्स। फर्स्ट मेजर वर्क ऑन एथिक्स from Western philosophy is Nicomachean Ethics. Now it is believed that Nicomachean Ethics is written and compiled by Aristotle's son Nicomachean. Aristotle was also known as Nicomachean. Aristotle's father was also known as Nicomachean, right? So Nicomachean Ethics जो है वो मतलब इनका बेसिकली फैमिली नेम है Nicomachean। एरिस्टोटल के मरने के बाद उसकी एरिस्टोटल ने कई 3-4 हज़ार किताबें लिखी, छोटी बड़ी बहुत सारी किताबें थी, लेकिन उसके 10 मेजर वर्क्स थे, उनको जोड़कर ये एक किताब बनाई गई निकोमेकियन एथिक्स। एरिस्टोटल के लड़के ने जो है वो कंपाइल करी है, अपने बाप की रिस्पेक्ट में करी है या जैसे मर्जी समझ लीजिए आप, एडिट करके करी है उसे। सो द फर्स्ट मेजर वर्क इज दिस। देन उसके अलावा और आप मेजर वर्क लिखना चाहते हैं तो फिर जेएस मिल का है यूटिलिटेरियनिज्म। जिसे हम डिस्कस करेंगे ही। जेएस मिल्स यूटिलिटेरियनिज्म इज द बुक, इट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट वर्क ऑन एथिक्स फ्रॉम वेस्ट। उसके अलावा भी इस तरह की 10-15 और भी किताबें हैं, हम 5-7 बुक्स को तो अच्छे से डिस्कस करेंगे ही। निकोमेकियन एथिक्स तो हम पढ़ेंगे ही अच्छे से। लेकिन इंडियन फिलॉसफी में ऐसी कोई सेपरेट डिसिप्लिन या सेपरेट कोई जो है वो बुक अवेलेबल नहीं है। इट इज स्टडीड अंडर मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स के साथ लिंक करके जो है वो एथिक्स को पढ़ा जाता है, ठीक है। फर्स्ट मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। सेकेंड मेजर डिफरेंस in Indian and Western philosophy is that the Indian system has more spiritual connection. Indian philosophical system has more spiritual connection. That means it talks more about otherworldly,
अबाउट अदर वर्ल्डली थिंग्स, राइट, यानी कि ट्रांसेंडेंस या ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड के बारे में वो ज्यादा बात करता है. दैट मीन्स द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट फॉर दिस वर्ल्ड बट फॉर द अदर वर्ल्ड, राइट. द पर्पस ऑफ लाइफ इज लिबरेशन. 8 out of 9 जो फिलोसफिकल स्कूल्स पढ़ेंगे हम इंडिया के, वो लिबरेशन की बात करेंगे एज द पर्पस ऑफ लाइफ. एक जो नहीं है दैट इज चड़वाक स्कूल. चड़वाक कहेगा कि भैया देयर इज नो सच थिंग एज पर्पस ऑफ लाइफ, राइट. जो है वो यही है, कल हो ना हो वाला सिस्टम है. सो पर्पस ऑफ लाइफ इज लिबरेशन. 8 out of 9 जो है वो ऐसा कहते हैं. एक जो नहीं कहता है वो चड़वाक है. अदर वर्ल्डली बात करते हैं वो कि भैया इस धरती पर हमारे कोई पर्पस नहीं है, जो एक्चुअल पर्पस है वो लिबरेशन है, राइट. यानी कि दूसरी मतलब इस जीवन के बाद, मतलब इस जीवन से हमें जीवन, अब हम समझेंगे लिबरेशन का मतलब क्या है, क्योंकि अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि जीवन के चक्र की बात कर रहे हैं वो, क्या रिबर्थ होगा या नहीं, या एक ही जीवन में निपट जाएगा सारा मामला, राइट. वो जब हम इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम्स को पढ़ेंगे देयर आई विल गो इनटू दिस डिटेल. Whereas Western, they have less spiritual connection. They do have, but they have less spiritual connection. Right? Ethics का basically less है spiritual connection. या not just ethics, but उनकी throughout philosophy का spiritual connection जो है वो लेस, यानी कि ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड या अदर वर्ल्ड या नेक्स्ट लाइफ, उससे जो है वो कनेक्शन कम है. अगर यहाँ पर 8 out of 9 है तो वहाँ पर आप मान सकते हैं लेट्स 3 out of 10 कि 10 में से 3 ही स्कूल्स जो हैं वो मतलब अदर वर्ल्डली या ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, लाइफ इन लिबरेशन की बात कर रहे हैं, पर्पस ऑफ लाइफ इज लिबरेशन की बात कर रहे हैं, या इस तरह की बात कर रहे हैं बियॉन्ड दिस वर्ल्ड. जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, ठीक है, वो कहते हैं कि भैया देयर इज अ हेवन एंड देयर इज अ हेल, द 7 सर्कल्स ऑफ हेल की बात समझाऊंगा ये सारी चीजें क्या है, राइट. सो दीज आर द 2 मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडियन फिलोसफिकल एंड वेस्टर्न फिलोसफिकल सिस्टम. द फर्स्ट मेजर डिफरेंस लाइज, कहां पर लाई करता है, द फर्स्ट मेजर डिफरेंस इज दैट इन इंडियन फिलोसफी एथिक्स इज नॉट स्टडीड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन and there are no separate treatise or books on ethics, rather it is studied under metaphysics. And the second difference is in Indian system, the Indian philosophical system is more related with spirituality, it is more related with other worldly affairs, it is more related with liberation. And in Western philosophy it is more not just ethics but whole of the philosophy. It is less spiritual, there is a less spiritual connection of Western philosophy. So these are the two very basic difference. अगर आपसे इंटरव्यू के लेवल पर भी इस तरह का सवाल पूछा जाए कभी कि भैया क्या समझते हैं आप कि इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी में क्या मेजर डिफरेंसेस आपको नजर आते हैं, तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं अपने आंसर की. ये केवल शुरुआत करें क्योंकि आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और डिटेल्स में नहीं, ये तो जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. So these are the 3 branches of philosophy. In the next session we will enter into the schools of Indian philosophy. अगले सेशन में हम एंटर करेंगे schools of Indian philosophy, जिनकी क्लासिफिकेशन पहले लेवल पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे the Vedantic school and then post Vedantic school. उसके अलावा वेदांतिक की जगह वैदिक स्कूल अगर हम लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा. वैदिक फिलॉसफी, वैदिक फिलॉसफी एंड पोस्ट वैदिक फिलॉसफी. Second type of classification is the orthodox schools and heterodox.
So this we will try to understand in the next session. Right, the schools of Indian philosophy. एक बार मैं आपको इंडियन फिलोसफी के स्कूल्स अच्छे से समझा दूंगा, फिर हम धीरे धीरे करके इनमें एंटर करेंगे. ऑलराइट, सो पहला एक दो सेशन जो है वो इंट्रोडक्टरी नेचर का ही होगा सिर्फ, फिर उसके बाद हम एक सेशन और है अब इंट्रोडक्टरी नेचर का, फिर उसके बाद हम एंटर करेंगे इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में एक एक करके डिटेल में. ठीक है, सो दैट इज ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मेक श्योर कि प्रीवियस सभी सेशंस को आप अटेंड जरूर कर लें, रिवाइज करके अच्छे से रखें. मेक श्योर कि अगला सेशन भी आप जरूर अटेंड करें. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.